नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। स्लो मोड ऑन करना भूल गया आज मैं, गड़बड़ हो गई। चलिए कोई बात नहीं, चलिए शुरू करें। अबू धाबी से भी आ गए साहब, अच्छी बात है। दर्शन दो घनश्याम, अच्छा जी आ गया स्वामी जी में, दर्शन दे दिए मैंने। नितिन जी प्रणाम, आपकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है और लगभग एकदम ठीक हूँ। लगातार स्ट्रेन की वजह से मेरी आंखों पे काफ़ी दर्द हो रहा था और जो मैं समझ रहा था एक्चुअली वैसा नहीं निकला। तो जो मैं सोच रहा था उससे बिल्कुल हटके, उससे बिल्कुल अलग कुछ और ही निकला। और डॉक्टर प्रवीण जैन हैं पुणे से, उन्होंने सुबह फ़ोन किया और न्यूरो सर्जन है, तो हालचाल जाना और पूछा क्या प्रॉब्लम। मैंने बताया तो बोले बोले ऐसा नहीं लगता कि आंखों की प्रॉब्लम है। तो बोले मुझे तो कुछ और ही लगता है, और प्रॉब्लम कुछ और ही निकली। जो उन्होंने बताया उसको किया तो बिल्कुल एकदम मस्त फर्स्ट क्लास हूँ। नमस्ते, तबीयत बढ़िया है हेमंत जी, एकदम बढ़िया है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चश्मा पहन लो, चश्मा पहनता हूँ तो फिर वो रिफ्लेक्शन आता है। पहले हम रिफ्लेक्शन का कुछ जुगाड़ करेंगे फिर करेंगे, हालांकि चश्मे की वजह से नहीं है, कुछ और ही प्रॉब्लम थी। तो बहरहाल आशा करता हूँ अ, अब दोबारा शायद भविष्य में ऐसी प्रॉब्लम ना हो। राष्ट्रवादी कुछ ज़्यादा हो गया। क्या ज़्यादा हो गया भाई? नितिन जी, संदीप उनी कृष्णन 2611 आरएसएस भगवा आतंक, यस, बहुत सारी बातें आज। संदीप उनी कृष्णन को भी हम नहीं बोल सकते, जांबाज अधिकारी जो हमने खोया था 26/11 पर। सो बहरहाल बहुत सारे लोगों के शुभकामना संदेश प्राप्त हुए आज। लगातार नारायण शंकर रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद कंट्रीब्यूशन के लिए। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस, सुबह से कॉल्स काफ़ी लोगों के नहीं उठा पाया, जितने उठा सकता था कोशिश करी उठाए। तो काफ़ी लोगों के शुभकामना संदेश, बहुत सारे मैसेजेस थे, कई लोगों के पढ़ भी नहीं पाया हूँ अभी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, समझता हूँ कि शायद समूचे यूट्यूब में जितना प्यार मुझे मिल रहा है मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, शायद किसी और को इतना नहीं मिल रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। पतंजलि योगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सो यस, सो बहुत सारे लोगों की अच्छी शुभकामनाएं आई। सुनील देश पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कई लोगों की अच्छी शुभकामनाएं, तो कुछ अच्छी शुभकामनाएं आती तो कुछ ना कुछ तो ऐसे होते ही हैं जो बांची जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही उम्मीद करते रहते हैं कि कब कुछ हो जाए। तो बिल्ली के उससे मनाने से नहीं होता ना कुछ, है ना। सो दिस इज़ हाउ इट हैपन्स। सो एनीवेज तो कुछ बेचारे पाकिस्तान से भी लोग परेशान थे, बड़ी दुआ हुआ कर बैठे, बड़े मैसेज उन्होंने भी दे दिए कि बोले भाई जल्दी निपट जाओ। हमने कहा अच्छा। तो लो भाई, गब्बर इज़ बैक, फिर से आ गया। क्या सोचे थे, क्या सोचे थे? गब्बर अब नहीं आएगा, गब्बर बीमार हो गया। हम्म, तुम इतने सारे जिहादी और मैं एक, बहुत नाइंसाफ़ी है, बहुत नाइंसाफ़ी है। 100 कोस दूर पाकिस्तान में जब कोई जिहादी रोता है, जब कोई जिहादी फुदकता है, 100 कोस दूर पाकिस्तान में जब कोई जिहादी फुदकता है, तो अम्मी कहती है बेटा चुप हो जा, बेटा चुप हो जा, नहीं तो नितिन शुक्ला आएगा और लाहौर पे बिल्ला कुदाएगा। क्या समझे? तो क्यों अपने चक्कर में पूरे पाकिस्तान की वाट लगवाते हो आप लोग? हम्म, बड़ा बेशर्म लोग हो यार। आपके लिए लाइव बनता नहीं है, हिंदुस्तान के लिए बनता है, भारतीयों के लिए बनता है, हमारे लोगों के लिए बनता है। हमारे मसले हम अपने यहाँ डिस्कस करते हैं, आप कहाँ से बीच में कूद आते हो? फिर हम बिल्ला कूदा देते तो रोने लगते हो। हम्म, फिर कहते हो कि लाहौर दबा जा रहा है, बिल्ले को हटा लो। तो भाई मेरे प्यारे पाकिस्तानी हो, एक तो इतनी दूर बैठ के धमकी देते हो। धमकी देनी थी तो पाकिस्तान अलग काय को कराया था, भारत में ही रहते तो अच्छा रहता। देसी कावा पीते रहिए, बिल्कुल बिल्कुल पीता रहूँगा एकदम। तो हम तो अभी भी कहते हैं अरे एक करा लो फिर से, ट्रेन आ जाएगी सीधे, ना तो पासपोर्ट वीज़ा तो तुम्हारे पिताजी भी नहीं ले पाएंगे,
है ना। तो उसमें जनरल क्लास में बैठ के आ जाना, टिकट नहीं पूछते भारत में। भारतीय रेल में जनरल क्लास में टिकट कोई नहीं पूछने जाता, चुपचाप आ जाना बिना टिकट के, पैसे तो है नहीं, ये तो मुझे भी पता है। ठीक है घनश्याम त्रिवेदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, खैर पाकिस्तानी हो, कोई मैं अकेला नहीं हूँ जिससे आप परेशान हैं, आप पूरे भारत से परेशान हैं। और सिर्फ इतना नहीं, इतनी सारी चीज़ों के साथ में आप आज तक भारत से नफरत ही करते रहे। 1947 से आज तक सिर्फ भारत से नफरत कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। आप एक चीज़ नहीं बना पाए, आपका कोई अंतरिक्ष यान नहीं बना पाए, आपका कोई इसरो नहीं है, आपके पास कुछ भी नहीं है। आप सिर्फ नफरत की दम पर आप अपने देश को आपने बनाया, और नफरत की दम पर आप आज भी फेंसिंग के नीचे से ही आने की सोच रहे हो। आप फेंसिंग ही क्रॉस नहीं कर पा रहे हो, और भारत स्पेस क्रॉस कर गया। आप कसाब भेजते हो तो भी हम मंगलयान भेज देते हैं। आप आतंकवादी भेजते हो, पुलवामा अटैक कराते हो, हम चंद्रयान भेजते हैं। क्या फ़र्क देखिए, आपकी हमारी सोच में फ़र्क देखिए कितना ज़्यादा साइंसदान। हाँ मतलब ये तो अपने आप में एक मतलब हास्यास्पद है। विनय कुमार जी कहते हैं एटम बम बनाया, बनाया तो छोड़ दीजिए, इनको तो एटम बम का बटन दबाना तक नहीं आता। मैं चैलेंज करता हूं कि इनके जो सबसे टॉप साइंटिस्ट है वो सिर्फ इतना बता दें कि कितने डिग्री की ज़रूरत होगी एटम्स को फ्यूज़ करने के लिए, ठीक है ना, वो भी नहीं बता पाएंगे। और किस स्टेज पर मल्टीप्लिकेशन होगा ये भी नहीं बता पाएंगे। दूसरे से लेकर उससे सब कुछ लाकर, और उसी से कहते हैं तू बटन दबा दे यार। भारत ने परीक्षण कर लिया तो हमको भी करना है, किया कि नहीं किया ये भी नहीं मालूम। छोटे छोटे 2-4 पटाखे फोड़ लिए, खुश हो गए। कमाल की बात है। मैं तो ये कहता हूँ, मेरा तो सीधे पाकिस्तान की जनता से कहना, जो समझदार लोग हैं, भाई देखो ये तो आपको जाहिल बनाने में तुले हुए हैं, और ये आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला वहाँ। इसलिए आप वहाँ पर खुले तौर पर, जो पहले भारत में थे, आप वहाँ पर खुले तौर पर बोलिए कि भाई हमको भारत जाना। जैसे कश्मीर में शुरू हो गया ना, कश्मीर ने क्या कहना शुरू कर दिया, जो पाकिस्तान के कब्ज़े वाले कश्मीर में है, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया हमें भारत के साथ जाना है। वहाँ प्रदर्शन होने शुरू हो गए, गोलियाँ मारी जा रही हैं भाई, लोगों को पकड़ पकड़ के जेल में डाला जा रहा है, गोलियाँ चलाई जा रही हैं। वहाँ की जो पाकिस्तान की फ़ौज है उस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं। जो यहाँ हो रहा था अभी वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में होने लगा, क्योंकि उनको यहाँ दिखने लगा विकास होने लगा। इस तरफ जो है ना सरहद के, वो अब रिश्तेदार तो हैं, फ़ोन करके बताते हैं, बोले मियाँ हमारे यहाँ तो सड़क नहीं आ रही थी, अभी सड़क एकदम आ गई है, लाइटां लग गई हैं एकदम चकाचक। तब फिर तो प्रॉब्लम होगी दूसरे वाले को। उधर वो भाई साहब एक बैठे हुए हैं हैदराबाद में, खा पी के डकार भी नहीं ले रहे हैं। ऐसे बेशरम लोग भी हैं। खैर कोई बात नहीं, उनको ज़्यादा शौक़ है तो उनको पाकिस्तान चले जाना चाहिए, अगर उनको इतना ज़्यादा शौक़ है तो, है ना। चलिए खैर, आज पाकिस्तान की बात करेंगे। आज पाकिस्तान की बात इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाती क्योंकि आज 26/11, आज संविधान दिवस भी है, आज ही के दिन संविधान बना था, और आज ही 26/11 भी है। 26/11 वो दिन जब कसाब बेखौफ आराम से देश की वित्तीय कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी मुंबई में आराम से उसने कदम रखा, कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं था। और उसके बाद क्या हुआ वो आप सबको पता है। जय श्री राम सर जी, एटम बम का नाम लेना ही भूल गए जब से मोदी जी गद्दी पर बैठे हैं, बटन तो दूर की बात है। जी प्रकाश लखानी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, अब तो एटम बम की चर्चा ही नहीं होती। और वो भाई साहब जो कह रहे थे वो 10 एटम बम हमने दिखाने के लिए रखे हैं, मार मार, वो मार चिल्ला चिल्ला के हार्ट अटैक से मर गया। सरकार ने उन्हीं को मार दिया, पाकिस्तान की सरकार ने उन्हीं को निपटा दिया। बोले ये हमको मरवा देगा, मूर्ख आदमी है, इसको पहले निपटाओ। तो जो बेचारे चिल्ला रहे थे, जिनको लग रहा था अरे हम तो बड़े भारी बहुत हीरो हैं, जिहादियों के आका है, तो पाकिस्तान ने उनको ही निपटा दिया। तो ये पाकिस्तान का हाल है। सो खैर, आज का दिन बहुत ख़ास दिन, और आज के दिन को बहुत अच्छी तरीके से उठाया ट्रूनिकल ने। ट्रूनिकल ने आज
जो हेडिंग दी है ज़रा उसको देखिए। अपने प्राणों की आहुति देकर हिंदुओं की लाज बचाने हुतात्मा तुकाराम ओम्बले को नमन। तुकाराम ओम्बले ये वो शख्स जिन्होंने डंडे से किसका मुकाबला किया? AK-47 का। मुकाबला करते समय उन्होंने ये नहीं सोचा कि मेरे घर पर कौन है, मेरे बीवी बच्चों को क्या होगा। 100% मालूम था जब अंदर से AK-47 से फायरिंग हो रही थी, 100% मालूम था तुकाराम ओम्बले को कि आगे जाना, मौत को दावत देना, मेरी मौत निश्चित है। चरण सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये मालूम होते हुए भी तुकाराम ओम्बले बिल्कुल भी डरे नहीं, डिगे नहीं फर्ज की राह से। बहुत सारे लोग यहाँ पर अपने आप बात करते ना कि मेरा तो ऐसा हो जाएगा, मेरे पीछे कौन है, मेरा कौन देखेगा। तुकाराम ओम्बले ने इतने सारे सवाल नहीं सोचे। अगर सोचते तो शायद ये नहीं कर पाते, और अगर ये नहीं कर पाते तो आज ये रंग मैं और आप सब बदनाम होते। आज सब बदनाम होते। ठीक है। सो तुकाराम जी ने जो अदम्य साहस दिखाया है उसका तो कोई पर्याय दूसरा दिखता ही नहीं है, और इसके लिए कोई भी सम्मान बहुत छोटा है। जब व्यक्ति को ये मालूम हो कि मेरी जान जाने वाली है। कई बार मजाक में हम लोग ऐसा बोल देते ना कि बड़ा मजाक उड़ा देते कभी कभी। हम लोग सोचते नहीं कितने दूरगामी परिणाम होते किन्हीं चीज़ों के। तो मैंने कई लोगों को देखा है, मतलब आपस में, शिंदे जी धन्यवाद, आपस में मजाक करते हो, अरे कड़ी भाऊ, मैंने ज़्यादा दम नहीं है। तो तुकाराम ओम्बले जैसे लोग भी मौजूद हैं ना। जब भी कभी आप किसी को मजाक उड़ाएं तो पहले एक बार ज़रा सोच लीजिएगा, है ना। किसी का भी इस प्रकार से, भारत में हर जगह, भारत की मिट्टी में कण कण में तुकाराम ओम्बले मौजूद है। आपको नहीं दिखते, ये बात एक अलग है, लेकिन हर जगह मौजूद है। संजय वारी जी कहते हैं वी नीड सपोर्ट गुड्डू एंड बबलू, जय श्री राम। सर उनका सपोर्ट तो 100% होना ही होना है ना, बेफिक्र रहिए आप। लोकेश जी धन्यवाद, हमारी टीम ऑलरेडी उस पर काम कर रही है, आप बेफिक्र रहिए। राइट। सो आज का जो दिन है वो दिन उन सारे शहीदों के लिए है जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी एक दो कौड़ी के आतंकवादी की गोलियों का सामना करते हुए। वो सिर्फ इसलिए सामना करना पड़ा क्योंकि देश की जनता उसका सामना ना करे, तो वो सीने अपने लगाए गए थे। सर मीडिया की वजह से NSG कमांडो शहीद हुए, उस पर क्या एक्शन हुआ, इस बारे में भी बताएं। अंकित सयाल जी, जी बिल्कुल अवश्य, सारी चीज़ों पर आऊँगा। तो सबसे पहले, खुद सीने पर गोली खाकर कसाब को जिंदा पकड़ लिया, वरना 26/11 कांग्रेस की सरकार भगवा आतंकवादी घोषित कर देती। बिल्कुल यही बात, ये बात। जिनय गाला जी बहुत बहुत धन्यवाद। 26/11 का जो हमला था, उस हमले में बहुत कुछ हुआ, और बहुत कुछ ऐसा हुआ जिसे आप सोच भी नहीं सकते, आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आज 26/11 की बरसी पर दीपक चौरसिया भी वहाँ मौजूद थे। उन्होंने भी लिखा 26/11 मुंबई आतंकी हमले के असली गुनहगार अब भी पाकिस्तान में हैं और उनको सज़ा नहीं मिली। इन पर भी एक निर्णायक सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही दीपक चौरसिया जी। तो दीपक चौरसिया जी को मैं बताना चाहता हूँ कि भारत ने जो बालाकोट में जो स्ट्राइक करी थी, एयर स्ट्राइक जो करी थी, वो हाफिज़ सईद की लिए ही की गई थी। हाफिज़ सईद वहाँ मौजूद था। रोमांचक बहुत बहुत धन्यवाद। और हाफिज़ सईद के लिए राजीव भाई जी को आपने बोला, और मैंने आपसे कहा था आप मेरे को सुबह 8 से 10 के बीच में फ़ोन कीजिएगा रोमांचक जी, है ना, तब फिर अपन इस पर चर्चा करेंगे। सो हाफिज़ सईद के ऊपर ख़त्म करने को लेकर यह सर्जिकल स्ट्राइक की गई थी बालाकोट में, लेकिन हाफिज़ सईद उसमें बाल बाल बच गया। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक खबर लग गई थी, कहीं ना कहीं हाफिज़ सईद को ये खबर, या उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही कि वो बाल बाल बच गया, अदरवाइज़ हाफिज़ सईद उसी समय ख़त्म हो गया होता। सो एनीवेज, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, है ना। डॉक्टर तुषी कहते हैं वी सैल्यूट द मार्टर्स ऑफ 26/11। यस डेफिनेटली डॉक्टर RKS, डेफिनेटली। सो दिस इज़ हाउ 26/11 का जो हमला था, उस हमले को लेकर
आज बरसी है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे तमाम तरह की नेतागिरी, तमाम तरह भाषणबाजी, सब कुछ चलेगा। लेकिन इस बीच एक बयान आया आज, बड़ा मज़ेदार बयान आया। टाइम्स नाउ, इफ राहुल गांधी वर द पीएम एंड आई वॉज हिज एनएसए, देयर वुड हैव नॉट बीन अ पठानकोट और पुलवामा। तहसीन पूनावाला, पॉलिटिकल एनालिस्ट, ठीक है, तहसीन पूनावाला का कहना है, यदि मैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते और मैं एनएसए होता तो पुलवामा और पठानकोट नहीं होता। अच्छी बात है, 26/11 हो गया आपके होते हुए, आपकी सरकार में 26/11 हो गया, पुलवामा पठानकोट नहीं होता। इतनी इतनी ताकत के साथ आप कैसे कह रहे हो? क्या करवाने वालों को कोई कनेक्शन है क्या, कि आप बैठे हो तो नहीं कराएंगे और आप नहीं बैठे हो तो कराएंगे? ये उससे कनेक्शन है क्या कि वो जो गए थे एक भाई साहब और उन्होंने वहाँ जाकर बोला था आप इन्हें हटाइए, हमें लाइए, आप हमारी मदद कीजिए, तो ये वो मदद हो रही थी क्या? सवाल बहुत सारे जो उठेंगे। उत्तम के बनर्जी कहते हैं 26/11 एक आपराधिक गिद्ध मीडिया के लोग भी हैं जिन्हें सूचनाओं पर आतंकवादी अपनी गतिविधियां कर रहे थे। बिल्कुल वसंत तुमाने जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सवाल यह है कि आखिर आपको इतने इतने उससे कैसे मालूम कि अगर हम होते प्रधानमंत्री और हम एनएसए होते तो ये नहीं होता? तो कुछ सेटिंग चल रही है क्या अंदर? आपके पास में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से होती है, कुछ ना कुछ तो ऐसा है। मैं आगे जो आपको दिखाने वाला हूँ उसमें आपको इस चीज़ का आभास हो जाएगा कि हाँ, बहुत कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं कुछ सेटिंग की तरफ इशारा करता है। अशोक गावली जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो वो सेटिंग क्या है, उस सेटिंग पर हम आते हैं। ठीक है, 26/11 का आतंकी हमला होता है, कसाब आता है, गोलियां चलाता है, धड़ाधड़ 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 चलाता है। और जब गोलियां चलाता है तो किस प्रकार चलाता है? क्वांटम स्पिन कहते हमारे देश हाफिज सईद इक्वल टू महेश भट्ट के ऊपर भी एक स्ट्राइक करने का। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, ज़रा मैं पहले आपको ये दिखा दूं कि जब कसाब आता है तो किस प्रकार से आता है। कसाब इस प्रकार से आता है, ये हाथ में कलावा बांध कर आता है, AK-47 साथ में लाता है, धड़ाधड़ गोलियां चलाता है। ठीक है, ये सब कुछ होता है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है, और वो जो बहुत कुछ होता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिग्विजय सिंह ने एक किताब रिलीज़ करी, मुंबई में करी, और मुंबई में किस दिन ये खबर बनी ये मैं आपको बताता हूँ। RSS 2611 दिग्विजय सिंह फ्लैग्स इट ऑफ अगेन, दोबारा, दिस टाइम इन मुंबई। ठीक है, इस बार मुंबई में। RSS 26/11, RSS की साजिश है 26/11। ठीक है, ये किताब थी, इसको लॉन्च किया, दोबारा लॉन्च किया। इससे पहले इन्होंने कब लॉन्च करा? इससे पहले दिल्ली में सिंह हैड, ये मैं आपको यहां दिखाता हूं, सिंह हैड अर्लियर रिलीज द सेम बुक, ये नाउ यू कैन रीड इट। सिंह हैड अर्लियर रिलीज द सेम बुक बाय authored by Aziz Brunei, editor in chief of Urdu Sahara newspaper in Delhi on December 6। ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। 6 दिसंबर को दिग्विजय सिंह जी ने इस किताब को रिलीज कर दिया। 26 तारीख को हमला हुआ, 27 को हमला चलता रहा, 26-27 निकल गई, 28 तक ये मारामुरी होके ख़त्म हुई, 29 को लोगों को होश आया, 30 तारीख लग गई। अब बुक छपेगी भी, प्रिंट भी होगी, बाइंडिंग भी होगी, कवर पेज भी डिज़ाइन होगा, छपेगा भी, सब कुछ आएगा। बड़ी जल्दी हो गया सब कुछ, बड़ा गजब की जल्दी है। कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया क्या? तो भाई साहब, इतनी जल्दी क्या थी किताब? किताबें तो निकलती 5-5, 6-6 साल बाद, तो यहां पर इतनी जल्दी कैसे हो गई? और 6 तारीख को क्यों निकाली गई? दिग्विजय सिंह जी ने एक चीज और कही थी, और वो ये कहा था कि मुझे
हेमंत करकरे जी का फ़ोन आया और उन्होंने ये कहा था कि मुझे धमकियां मिल रही हैं, उनके मरने के बाद, हेमंत करकरे के सामने नहीं। जबकि इससे पहले के एक जो इससे पहले का मेरा वीडियो है कर्नल पुरोहित के ऊपर, उसमें मैंने बहुत क्लियरली इस बात को ओपन किया है कि क्या हुआ, और वो क्या हुआ वो सामने। बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या हेमंत करकरे ने पलटकर ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी थी, सवाल ये है। वो सब उसमें दिया हुआ है क्यों? तो क्या इसलिए कांग्रेस ने रास्ते से हटा दिया? ये सवाल है, बहुत सारे सवाल उठेंगे, बार बार उठेंगे, क्यों ना उठेंगे। और आपको सारी चीज़ें इतनी आसानी से मालूम चल जाती है और आप लोग बड़ी जल्दी उठा के खटाखट 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 जो है ये सारा कर देते हो। कैसे कर लेते हो? इतनी जल्दी आपको कैसे मालूम चल जाता है? ये चीज़ तो आपको पता ही कैसे चल गई इतनी जल्दी, ये अपने आप में बड़ा कमाल की बात है। और आप बड़ी जल्दी किताब लिख कर भी आ जाते हो और आप बड़ी जल्दी उसको लॉन्च भी कर देते हो, कमाल की बात है। खैर, अगर कसाब नहीं पकड़ा गया होता तब क्या होता? इन केस अगर वो जिंदा नहीं पकड़ा गया होता, अगर तुकाराम ओमले ने जिंदा नहीं पकड़ा होता, तब ये जो कलावा है ना, इसको कहा जाता कि भाई ये तो हिंदू था, कलावा बांध कर आया था, माथे पर तिलक भी लगा था। और उस समय जो न्यूज़ रिपोर्ट्स आ रही थी वो यही आ रही थी कि कोई हिंदू आउटफिट ने किया है, हाथ में कलावा बांधे हुए। ये बात लगातार सारे न्यूज़ चैनल्स ने उस समय रिपोर्ट करी थी, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, और ये वो किताब की लॉन्च पर है। इनके चेहरे भी पहचान लीजिए सबके, मौलाना मदनी साहब भी हैं, महेश भट्ट भी हैं, दिग्विजय सिंह भी हैं। ये देश के वो गद्दार हैं जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो पाकिस्तान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। देश के वो गद्दार हैं जो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि 26/11, जबकि इनको अच्छी तरह से मालूम था, सारे इंटेलिजेंस इनपुट थे। एक सबसे बड़ी बात जो मैंने उस वीडियो में भी कही थी, कर्नल पुरोहित वाले वीडियो में, आज फिर से कहता हूँ, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी है। एक मछली भी अंदर नहीं आ सकती, एक फटा हुआ टायर भी समुद्र में फेंका हुआ भारत की तरफ नहीं आ सकता, इतनी सिक्योरिटी होती है। और ये सिक्योरिटी एनक्रिप्टेड लैन पर चलती है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़बरदस्त सर्विलांस है, सारी चीज़ें नहीं मैं बात कर सकता। तो ऐसी क्या घटना हुई थी कि आधे घंटे के लिए सर्विलांस बंद हुआ था? ऐसी क्या घटना हुई थी? क्या ये बात सही है? क्योंकि ऐसी बातें सुनने में आई, हमको भी किसी ने बताई। और अगर नहीं हुई थी तो कसाब अंदर कैसे आ गया? क्योंकि सर्विलांस ने तो तुरंत अलार्म साउंड कर देने चाहिए थे। ये कोई ऐसा थोड़ी खुला पड़ा हुआ है, आप कोशिश कर लो जाने की, छोटी से छोटी बोट ले लेना, टायर पे बैठ के निकलने की कोशिश कर लेना, तो भी सरकार पकड़ लेगी आपको। कैसे पकड़ लेगी? क्योंकि वो पूरा सर्विलांस सिस्टम लगा हुआ है, पूरा सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है। मैंने कहा ना, मछली भी इधर से उधर नहीं जा सकती, इंसान की बात छोड़ दीजिए। इतनी टाइट सिक्योरिटी में कसाब आ गया, तो क्या सर्विलांस सिस्टम डाउन हुआ था? अगर हुआ था तो क्यों हुआ था? तो क्या ये सेफ पैसेज दिया जा रहा था? और सेफ पैसेज किसको दिया जा रहा था? क्या कसाब को कोई सेफ पैसेज मिला था क्या? क्वांटम स्पिन जी, जय अभिनव भारत जी, तो क्या कोई सेफ पैसेज मिला था? और क्या ये डील पहले से हो रखी थी कि आओ कलावा बांध कर आओ, भगवा आतंकवाद, क्योंकि हमको हमारे मुंह से क्योंकि भगवा आतंकवाद निकल गया तो हमको उसको साबित करना है, तो कोई सेटिंग थी क्या? देखिए, भगवा आतंकवाद कह दिया तो कलावा पहन के तिलक लगा के हमला हो गया भारत पर, तर 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 लोगों को मार दिया। मोदी प्रधानमंत्री बन गया तो उधर चले गए, बोले कि आप हमारी मदद कीजिए, आप इन्हें हटाइए, हमें लाइए, तो पुलवामा पठानकोट हो जाता है। सब मिले हुए हैं सर, आप तो जानते ही हो जी, शिंदे जी। तो समझ में आ रहा है आपको? लिंक समझ में आ रही है? बहुत क्लियर है। ये तो कसाब जिंदा पकड़ गया, ये गड़बड़ हो गई। उम्मीद ही नहीं थी कि कसाब जिंदा पकड़ेगा, और उसके बाद भी उम्मीद ये थी कि कसाब पकड़ गया तो उसको निपटा देंगे, लेकिन कसाब को निपटा नहीं पाए। दिक्कत ये हो गई क्योंकि न्यूज़ चैनल्स लगातार लाइव रिपोर्ट कर रहे थे, उस चक्कर में गड़बड़ हो गई। जैसे ही कसाब का वो जो आ गया ना कि नार्को एनालिसिस हो रहा है, वहाँ गड़बड़ हो गई। क्योंकि पहले तो यही न्यूज़ फ्लैश करवाने की प्रयास किया गया था कि एक आतंकवादी पकड़ा गया, लेकिन वो हॉस्पिटल में मर गया।
लेकिन तब तक वो नार्को वाला पूरा उसका जो है वो फ्लैश हो चुका था, वो चीज़ें बाहर आ चुकी थी। तो आखिर क्या था? क्या भगवा आतंकवाद कराना था? तो आखिर अगर पाकिस्तान को हिंदुस्तान से बदला लेना था तो उसे भगवा आतंकवाद करवाने में क्या फ़ायदा? पाकिस्तान को तो इसमें कोई फ़ायदा नहीं था। पाकिस्तान को फ़ायदा तो ये कि वो तो आए दिल्ली में कहीं भी बम धमाके करे और उसके बंदे निकल जाएं। इस तरह से ओपन में आए, कलावा बांध कर आए, तिलक लगा कर आए, इससे पाकिस्तान को तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। कि अगर भगवा आतंकवाद कर भी देंगे तो उससे क्या पाकिस्तान को कुछ नहीं मिलने वाला है। सर खालिस्तानियों पर भी कुछ बोलो और पूरे पंजाब में अंदाज हिंदू विरोधी है। लकी शर्मा जी बिल्कुल उस पर भी बात होगी, ठीक है। सो फायदा भगवा आतंकवाद का किसको होना है भाई? जिसके मुंह से निकल गया भगवा आतंकवाद, किसके मुंह से निकल गया वो सबको मालूम है, युवराज के मुंह से निकल गया। और मैं नहीं कहता, खुद राकेश मारिया उस समय के जिन्होंने इस पूरे मैटर को पुलिस कंट्रोल रूम में बैठकर डील किया था वो कहते हैं। देबू परथियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद। 26/11 वुड हैव बीन कॉल्ड हिंदू टेरर अटैक सेज राकेश मारिया। ये मेरी न्यूज़ नहीं है सर, ये मेरी न्यूज़ नहीं। अगर आप ये सोच रहे हैं मेरी न्यूज़ है तो नहीं। अब मैं आपको दिखाता हूं, मैं अपने घुर विरोधी की न्यूज़ दिखा रहा हूं आपको, उस चैनल की न्यूज़ दिखा रहा हूं जो कभी भी हिंदुओं के साथ नहीं है और जो हमेशा हिंदू विरोधी ही खबर दिखाता। वो है द हिंदू, द हिंदू की खबर है ये, और ये रीप्रिंट है फरवरी 2020 में, ठीक है। और राकेश मारिया ने क्या कहा था? 26/11 हिंदू टेरर अटैक कहा जाता अगर 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 ये ना होता, अगर कसाब ना पकड़ा। कसाब्स बॉडी वुड हैव बीन फाउंड विद एन आइडेंटिटी कार्ड बियरिंग अ फिक्शियस हिंदू नेम, फॉर्मर मुंबई कमिश्नर राकेश मारिया राइट्स इन हिज मेमोरियल। इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा, राकेश मारिया ने, उसकी लाश मिलती और लाश पर हिंदू नाम लिखा होता, हिंदू आइडेंटिटी कार्ड मिलते, कलावा बांधे था, तिलक लगाए हुए था, तो ये हिंदुओं ने किया। यानी पाकिस्तान से दोस्ती इस हद तक है कि अगर मुंह से हिंदू आतंकवाद निकल गया, भगवा आतंकवाद निकल गया, हिंदुओं को बदनाम करना, तो उसमें पाकिस्तान भी मदद कर रहा है। बड़ी गजब की दोस्ती है। तभी तो वो लोग कहते हैं, बोले आप लोग लड़ने की बात करते हो, हम दोस्ती की बात करते हैं, अमन की आशा की बात करते हैं। तो जो अमन की आशा वाले लोग हैं, कबूतर उड़ाने वाले लोग हैं, ये तमाम सारे लोग, देखो जितने लोग ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं आप चैनल से सीधे ब्लॉक हो जाओगे। मेरा कोई भी मॉडरेटर आके आपको उड़ा देगा खटाक से, और फिर आप कहोगे कि क्या हुआ। इसलिए लिमिट में कमेंट कीजिए, एक कमेंट करना है ना। आप स्पैम करोगे, आप 2 मिनट के अंदर आपका आईडी उठ चली जाएगी यहाँ से, आप कभी भी देख नहीं पाओगे इस लाइव को, फ़ायदा नहीं होगा, है ना, और मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, ठीक है। सो खैर तो भगवा आतंकवाद बताने की इतनी ज़्यादा जल्दी थी कि उन्होंने हर प्रयास किया। अब मुझे सिर्फ एक बात का जवाब चाहिए कि आखिर पाकिस्तान को क्या ऐसी ज़रूरत पड़ गई थी, उसे भगवा आतंकवाद करने की क्या आवश्यकता थी? नवल कौशल जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर उसने भगवा आतंकवाद साबित करना होता तो पाकिस्तान में करता, वहाँ जो हिंदू हैं उन पर वो जुल्म करता कि यहाँ जो हिंदू हैं इनको मैं आतंकवादी साबित कर दूँ और इन पर दमन करूँ, इनको ख़त्म कर दूँ। वो तो नहीं किया उसने। भारत में भगवा आतंकवाद करेगा, तिलक लगा के, कलावा पहन के, क्या आवश्यकता थी इसकी? अभिषेक प्रताप सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। दिमाग लगाइए जरा अपना। चलिए आगे बता देता हूं क्या क्या हुआ। इफ ऑल हैड गॉन वेल ही वुड हैव बीन डेड विद अ रेड स्ट्रिंग टाइड अराउंड हिज रिस्ट लाइक अ हिंदू। वी वुड हैव फाउंड एन आइडेंटिटी कार्ड ऑन हिज पर्सन विद अ फिक्शियस नेम समीर दिनेश चौधरी। ये आइडेंटिटी कार्ड उसके पास मिला था, समीर दिनेश चौधरी का, स्टूडेंट ऑफ अरुणोदय डिग्री एंड पीजी कॉलेज, वेंड्रे कॉम्प्लेक्स, दिलखुश नगर, हैदराबाद। और अनूप रॉय जी धन्यवाद, रेजिडेंट ऑफ 254 टीचर्स कॉलोनी, नगर भावी, बेंगलुरु। तो साहब ये तैयारी थी, ठीक है। समीर दिनेश चौधरी कसाब का ये नाम था जब वो भारत में आया, ठीक है। शिंदे मोबाइल जी धन्यवाद। टेक्निकल रुपेश जी कहते हैं खुद का फ़ायदा देखती है कांग्रेस, हमारे गढ़चिरौली ज़िले विकास कभी नहीं हुआ, आज भी हमारी तरफ से सेना सरकार नहीं देखी जा रही महाराष्ट्र की। जी तो साहब बड़ी तैयारी तो ज़बरदस्त थी, दिनेश चौधरी के नाम से कार्ड भी छप गया था,
आइडेंटिटी कार्ड गले में लटका के, पहली बार ऐसा आतंकवादी देखा जो गले में आइडेंटिटी कार्ड लटका के आता हो। कमाल की बात है, कलावा बांध के, तिलक लगा के आता हो। ये फैशन परेड करके आने वाले आतंकवादी हमने आज तक नहीं देखे। आप बताइए मुझे, कोई आतंकवादी, फ़र्ज़ कीजिए आप एक मिनट के लिए आतंकवादी हैं, आपको कहीं बम फोड़ने जाना है, तो आप मेकअप करोगे क्या कि नहीं यार मुझे ऐसा दिखना चाहिए, मैं पहले तिलक लगाऊं, कलावा बांधूं? ये सब मेकअप का समय होता है क्या? आदमी कत्ल करने जाता तब भी नहीं होता उसके पास इतना दिमाग, तो वो उसका कंसंट्रेशन कत्ल पर होता है, इन सब चीज़ों पर नहीं होता। पर यहाँ पर जो कंसंट्रेशन है वो मेकअप पर ज़्यादा है कि मुझे हिंदू दिखना है, मुझे कलावा बांधना है, मुझे तिलक लगाना है। आखिर क्यों? क्यों ऐसा क्यों? इतना हिंदू दिखने की क्या आवश्यकता थी? और आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं, आरवीएस मनी जी की बुक हिंदू टेरर ने सारे कांग्रेस की साजिश एक्सपोज हुआ। कांग्रेस सिर्फ टेररिस्ट का आका नहीं, माओवादियों का भी आका है। जी बिल्कुल। और जो आज सत्ता में बैठे, कुर्सी पर बैठे, उनके बारे में न्यूज़ ऑफ इंडिया ने दी, और क्या दिए? ड्यूरिंग 26/11 मुंबई अटैक, परमबीर सिंह रिफ्यूज्ड टू बी ऑन ग्राउंड एंड टेक ऑन टेररिस्ट, देन मुंबई सीपी हसन गफूर हसन गफूर हैज सेड। मुंबई पुलिस के उस समय के जो कमिश्नर ऑफ पुलिस थे हसन गफूर, उन्होंने कहा 26/11 का जब हमला हो रहा था तब परमबीर सिंह ने ज़मीन पर आकर टेररिस्ट से मुकाबला करने या कोई भी जिम्मेदारी लेने से स्पष्ट रूप से मना कर दिया था। बोले ना मुझे तो डर लग रहा भाई, मैं तो इस जिम्मेदारी को नहीं लूँगा। ये तो नाम से बिल्कुल उल्टा हो गया, परमवीर नाम और काम ऐसा। अब या तो हसन गफूर साहब झूठ बोल रहे हैं, तो परमवीर सिंह जी मैं तो आज आप पुलिस कमिश्नर हैं, आप उनको अंदर डाल दीजिए। और अगर वो सही बोल रहे हैं तो आपको शर्म आनी चाहिए, आप तो बड़े नालायक हो। आशीष मिश्रा जी बहुत बहुत धन्यवाद। सारे सबूत है तो कार्रवाई क्यों नहीं थी? रवि चौहान जी कार्रवाई भी होगी, आप चिंता मत कीजिए, कार्रवाई सब पर होगी, एक एक करके होगी। लटक गया ना, जिसको बचाने का बहुत प्रयास किया था लोगों ने, लटक गया। ठीक है, तो 26/11 के अटैक को ज़रा आप समझने का ये प्रयास कीजिए कि हेमंत करकरे को शहीद मानते हैं ना आप, शरद प्रताप सिंह जी। ये अपने आप में सर बहुत बड़ा एक विवादास्पद मुद्दा है मेरी नज़र में। ही शुड चेंज इज नेम टू परम कायर, अभिषेक प्रताप सिंह जी। जी बिल्कुल, मेरे लिए इसलिए वो बहुत विवादास्पद है क्योंकि उनकी मृत्यु ही बहुत विवादास्पद है। इसलिए वो मृत्यु आतंकवादी की गोली से हुई, किसकी गोली से हुई, किसने मारा, देखा किसने, बहुत सारे सवाल हैं इसके अंदर। 26/11 आप जो सोच रहे हैं वैसा नहीं है, अभी तक कोई पूरा ओपन नहीं हुआ, अभी भी बहुत सारे सवाल हैं इसमें जो आएंगे, धीरे धीरे बाहर आएंगे, ओपन पब्लिक में आएंगे। गुरुजी जय श्री राम, विनीत कुमार जी धन्यवाद। तो ये तमाम सारी चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें धीरे धीरे खुलेंगी और सबके सामने आएंगी। ठीक है, तो मैं शहीद मानूं या ना मानूं, सरकार क्या मानती है उससे डिपेंड होता है, हमारे मानने या नहीं मानने से नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात, सवाल बहुत सारे हैं, हेमंत करकरे जी को लेकर सवाल बहुत सारे हैं। सवाल इसलिए बहुत सारे हैं क्योंकि जो थ्योरी एक गढ़ी गई थी, एक थ्योरी जिसके की तहत भगवा आतंकवाद साबित करना है, तो क्या ये थ्योरी के तहत कुछ गड़बड़ हो गई क्या? कि पहले मालेगांव ब्लास्ट में जो समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में जो असल आतंकी जो पकड़े गए थे, जो पाकिस्तान के थे, भारत साहू जी धन्यवाद, उनको छोड़ दिया गया दोनों को, और इम्प्लीकेट कैसे किया गया? बोले आपके नाम से मोटरसाइकिल है, चलिए। बोले मैंने तो बेच दी। बोले कोई बात नहीं, आपका छोटा सा बयान ले ला, चलिए। और उसके बाद शादी प्रज्ञा का क्या हाल हुआ वो आप सबके सामने। ई कैफे इन्फोड नितिन भाई एग्री बट वन डाउट, जब मुंबई में कांग्रेस की सरकार थी और इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी की थी तो कसाब का मर्डर क्यों नहीं हुआ हॉस्पिटल में? मैंने अभी हाल आपको बताया। ई केयर इन्फोवे जी, पद्मजा विलयवेती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि प्राइमरी अगर आप उस दिन की सारी न्यूज़ उठाकर देखेंगे तो आपको ये न्यूज़ बिल्कुल मिल जाएगी जो फ्लैश हुई थी। मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि एक आतंकवादी पकड़ा गया लेकिन वो मर गया। सबसे पहली न्यूज़ ये आई थी, एक आतंकवादी पकड़ा गया लेकिन पुलिस वालों ने उसे मारा और वो मर गया। लेकिन उसके बाद एकदम से कहीं से एक निकल के खटाक से
और न्यूज़ वाले उसको चला रहे थे लेकिन उनको पता नहीं था क्या है। वो शाशा बोला, चाचा बोला, चाचा बोला, हमारा चाचा बोला, उसने बोला चाचा ने, ये सबसे पहले आया था। उस समय न्यूज़ वाले ये भी नहीं बता पाए थे कि ये कसाब है, उस समय ये भी नहीं बता पाए थे कि ये आतंकवादी है। ये चली न्यूज़ और मुझे अभी तक मैं भूलूंगा नहीं उस चीज़ को। मुझे अच्छी तरह से याद है कि जब वो, मुझे चैनल का नाम तो याद नहीं क्योंकि चैनल्स बहुत सारे मैं उस समय उस दिन बदल रहा था धड़ाधड़ धड़ाधड़। तो जब मैंने देखा, तो जब ये वाली न्यूज़ आई थी ना कि वो मारा गया पुलिस मुठभेड़ में, लेकिन उसके बाद में जब वो नार्को वाला जो वीडियो आ गया, उसके बाद जो है सारी पोल खुल गई। चाह कर भी नहीं मार पाए जिसको मारना था। तो खैर बहरहाल मर जाता तो अच्छी बात थी, वो जो किताब है वो सही साबित हो जाती, उस किताब के हिसाब से सब कुछ सही हो जाता। सादा नादान सबको कुंडली मोदी जी खोलेंगे जो हरामखोर हैं। बिल्कुल जी, सबकी खुलेगी कुंडली, तो एक की भी नहीं बचने वाली है। ठीक है, चलिए। तो मित्रों, ये 26/11 अगर आपको लगता है कि अभी पूरा खुल चुका है तो अभी आप बहुत बड़ी गलतफहमी है। 26/11 में अभी बहुत कुछ खुलना बाकी है और ऐसे खुलासे होने बाकी हैं जो शायद आपने ना सोचे होंगे, ना आप सपने में कभी देख पाएंगे ऐसे खुलासों को, जो आपके सामने होगा और तब आपको मालूम चलेगा कि रियल लाइफ कितनी अलग है। और आप लोग जो सोचते हैं, हमारी सोच जहाँ ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ से उन लोगों की सोच शुरू होती है, जो बड़े लोग हैं, जो तथाकथित माननीय लोग हैं, है ना। तो ये बहुत लंबा जाने वाला है और इस बहुत लंबे जाने में आप एक चीज़ समझ लीजिए, सिंपल सी बात को समझिए, इसमें बहुत सारे लोगों के नाम खुलेंगे, बहुत लोगों की चीज़ें खुलने वाली हैं। तो लोगों के जो नाम आने वाले हैं, चीज़ें खुलने वाली हैं, उसमें आप एक चीज़ को अच्छी तरह समझ लें, उसी लिए सारा झगड़ा हो रहा है। कोई सीए से किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सिर्फ सरकार को डिस्टेबलाइज करने का एक जुगाड़ है। कैसे ना कैसे सरकार को डिस्टेबलाइज करे रहें, और जब डिस्टेबलाइज सरकार को करे रहेंगे तो सरकार काम नहीं कर पाएगी, और जब सरकार काम नहीं कर पाएगी तो ना 26/11 की असलियत सामने आ पाएगी, ना कुछ और हो पाएगा। ठीक है, ये तमाम सारी चीज़ें, लेकिन धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सामने आ रही हैं और धीरे धीरे अब लोग एक एक करके इन चीज़ों से बाहर भी आ रहे हैं। सच्चाई भी धीरे धीरे सामने आ रही है और लोग उन सब का साथ भी छोड़ रहे हैं जो लोग गलत कामों में या इस तरह के कामों में संलिप्त थे। तो बहरहाल 26/11 पर हम आपके सामने और भी बहुत सारी चीज़ें लाएंगे। कुछ लोगों ने कहा कि उनको वीडियो नहीं मिल रहा, तो कल मैं कम्युनिटी में उस वीडियो की लिंक दोबारा से शेयर करूंगा। नितिन जी, फार्मर बिल में कांग्रेस ने राजनीति चल रही है, इसमें किसान कम और एंटी नेशनल ज़्यादा हैं। जब आपको पता है भरत जी, तो फिर बात ही खत्म हो गई। बहुत स्पष्ट रूप से सारे किसानों को एक बहुत क्लियरली बता दूं, जो व्यवस्था पहले थी वो आज भी है। इस बिल से उस व्यवस्था से का कोई मतलब नहीं है। आपकी मंडी आज भी, आपको मंडी में बेचना मंडी में बेचो, लेकिन जिसको मंडी में नहीं बेचना उसके लिए बाहर बेचने की जो पहले जो अनुमति नहीं थी वो अब अनुमति मिल गई, बस इतना सा हुआ है। तो टेंशन किस बात की, तुमको मंडी में बेचना मंडी में बेचो। हम तो कहते हैं आप तो एग्रीमेंट साइन करा लो सरकार से कि हम आजीवन मंडी में ही बेचेंगे। हम भी चाहते हैं आप मंडी में ही बेचो, हम भी चाहते हैं आप चना 28 रुपये बेचो और आप 50 मत बेचो, और ख़रीदने वाला 80 में ख़रीदे, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको भी समझ में आएगा। तो हम तो कहते हैं एक बार का एग्रीमेंट हो जाना चाहिए। चलिए खैर, कुछ खबर बंगाल से आ रही जो कि ब्रेकिंग न्यूज़ है, जो कि बड़ी खबर है, जो आपको देखना और समझना चाहिए। और वो न्यूज़ ये रही आपके सामने। विकास भदौरिया एबीपी न्यूज़ में, ममता सरकार में परिवहन मंत्री शुभेंदु अधिकारी ने हुगली नदी आयुक्त पद से इस्तीफा दिया। ममता से नाराज चल रहे शुभेंदु अधिकारी बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। शुभेंदु के पिता शिशिर अधिकारी, भाई दिव्येंदु अधिकारी भी सांसद हैं। नंदीग्राम आंदोलन के सूत्रधार शुभेंदु 65 सीटों पर असर रखते हैं, 65। बंगाल में बगावत शुरू हो गई ममता दीदी के खिलाफ में, और अब बड़ी ज़बरदस्त बगावत शुरू हो गई। और अब बगावत का असर ये है कि शुभेंदु जैसा, शुभेंदु परिवार, पूरा अधिकारी परिवार जो है, ये अब इनके खिलाफ खुलकर खड़ा हो गया, खुलकर मैदान में आ गया। और ममता दीदी के लिए ये परेशानी का सबब है। देखिए, ब्लैकमेलिंग पावर है, हो सकता है दूसरी जगह भी जाना हो। भगवा आतंकवाद के नाम से 26/11 का खेल चल रहा था और इस तरीके से सारे सबूत मिटाने से खपाने की रचना करी गई। सालेगर दुबई को डॉन के लिए मिटाया गया था। बड़ी साजिश थी ये, मेरा मानना है। बिल्कुल हेमंत शाह जी। एनीबडी कहते हैं आप सही कह रहे हैं करकरे के बारे में, शायद उसे हटाया गया और इसी वजह से कुछ लोग ग्राउंड पे नहीं आए। जी,
बंगाल से जो आपके सामने खबर आई, बंगाल ममता दीदी के जो सबसे खास सबसे पे सालार हैं, वो अब ममता दीदी का साथ छोड़ रहे हैं। और वो कहाँ जाने वाले, ज़रा ये आप इसका अंदाज़ा लगाइए। तब तक मैं एक और खबर दिखाता हूँ। कूच बिहार से AITC यानी तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ऑफिशियल, TMC विधायक मिहिर गोस्वामी ने इस्तीफा दिया, जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के किले में सेंध लगना शुरू। तो साहब बीजेपी में शामिल होंगे, कूच बिहार के TMC विधायक हैं, मिहिर गोस्वामी इनका नाम है, और पहले हमने अधिकारी परिवार का बता ही दिया। तो अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि बंगाल में क्या होने वाला है। बंगाल में इलेक्शन तो होने वाला सबको पता है, लेकिन इस बार इलेक्शन बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और जैसा कि अमित शाह जी ने कहा कि हम 200 सीटें जीतेंगे, तो अमित शाह जी 200 सीटें जीतने की बात हुई है, आप तो चुनाव से पहले ही 200 सीटें लेने के मूड में लग रहे हैं। तो बहरहाल स्थिति बहुत ख़राब है बंगाल में, और लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि डूबता हुआ जहाज़ है। ममता बनर्जी इज़ ऑफ, उनका खेल ख़त्म, उनका समय अब ख़त्म हो चुका है। अगली सरकार बीजेपी की सरकार बनने वाली है, और इसीलिए सब बड़े नेता जो TMC में थे वो धीरे धीरे अब बीजेपी का रुख कर रहे हैं, और डेफिनेटली इससे बीजेपी को फ़ायदा भी होगा, बीजेपी की सरकार भी बनेगी। तो वेस्ट बंगाल में जो ममता दीदी ने जो आतंक मचाया था, आप याद कीजिए, मैं आपको आतंक बताता हूँ कैसा था। अगर आपने कोई फेसबुक पर पोस्ट लिख दी तो पुलिस उठा कर ले जाएगी, अगर ट्विटर पे ट्वीट कर दिया तो पुलिस उठा कर ले जाएगी, इंस्टाग्राम पर यदि कुछ डाल दिया तो पुलिस उठा कर ले जाएगी। पुलिस का जो बेजा इस्तेमाल सबसे पहले अगर कहीं शुरू हुआ था तो वो वहीं हुआ था, बंगाल में। उसी की कॉपी अब महाराष्ट्र में चल रही है। मैं बता दूं, महाराष्ट्र में भी सरकार ज़्यादा दिन की नहीं है, महाराष्ट्र में भी ज़्यादा दिन नहीं चलनी है, ठीक है। तो इसलिए बेफिक्र रहिए, वहाँ से भी बड़ी जल्दी जाने वाली है। खैर, तमाम सारी बातों के बीच में यार देखो, एक तो आप लोग परेशान मत हुआ करो जिहादियों के चक्कर। मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको अभी डायलॉग दिया था ना, 100 कोस दूर पाकिस्तान में जब कोई जिहादी फुदकता है तो अम्मी कहती है बेटा चुप हो जा, नहीं तो नितिन शुक्ला लाहौर पे बिल्ला कुदा देगा, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहो। भरत जी कहते हैं नितिन जी 1 नेशन 1 इलेक्शन क्या है? भरत जी 1 नेशन 1 इलेक्शन माने पूरे देश में एक बार में एक साथ चुनाव होंगे, ठीक है। 26 इलेवन में ताज में 2 MLA MP कौन से थे सर जी? जिमित पटेल जी कह रहे हैं। ममता बेगम ना चलो वो, ममता बेगम गई, दीदी और पप्पू राइट्स करवाएंगे, AIMIM बांग्लादेश और ओवैसी तैयार हैं। क्वांटम स्पिन जी, कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, कितना भी तैयार रहे। आज ये तो हुई 2 खबरें। अब मैं आपको एक खबर दिखाता हूँ जो अभी मैंने आपको बोला ना कि 100 कोस दूर जब पाकिस्तान में जब कोई जिहादी कूदता है तो अम्मी कहती है बेटा शांत हो जा, नहीं तो नितिन शुक्ला लाहौर पे बिल्ला कुदा देगा। तो ज़रा लाहौर से एक खबर ले लें, पाकिस्तान की एक खबर ले लें। आपने शादियाँ बहुत सारी देखी होंगी, है ना। अब मैं आपको शादी की एक खबर दिखाता हूँ, 2 खबर दिखाता हूँ इनफैक्ट, है ना, एक के बाद एक। चलिए एक बाद में दिखाऊंगा, पहले आपको यही खबर दिखाऊँ। ये बड़ी मज़ेदार खबर है। आप शादी में जाते हैं, आप तमाम सारी शादियाँ आपने अटेंड करी होंगी। शादियों में आप गिफ्ट भी देते होंगे, अनोखी अनोखी गिफ्ट देते होंगे। कुछ लोग कैश देते हैं, कुछ लोग कुछ और देते हैं। लेकिन इस सब के बीच में एक चीज़ ऐसी है जो अनोखी मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ। ये शादी पाकिस्तान की शादी है, ज़रा देखिए शादी में क्या हो रहा है। ये शादी है, ये रिश्तेदार इनकी आई, चूमा, बड़े प्यार से चूमा, और अब देखिए हाथ में AK-47 है, और ज़रा शोरगुल सुनिए इसके साथ। आप मुझे बताइए कौन सी शादी में कोई AK-47 देता है? गिफ्ट में कोई AK-47 कहाँ देता है? क्या इनका दिमाग है?
कितने पैदल हैं ये लोग, और इतने दिमाग से पैदल हैं कि इन्हें ये भी नहीं पता कि AK-47 की मार कितनी है। कम बखत वहाँ से बैठ के फ़ोन करके बोलते हैं, बोली ये कर देंगे तेरा, वो कर देंगे। प्रणाम, आपके अच्छे स्वास्थ्य के ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, सदा आपको पवन मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये इनकी स्थिति है। उनको लगता है कि वहाँ से चलाएंगे वो हज़ारों किलोमीटर चल के इधर आ जाएगी दिल्ली में गोली। भाई भारतीय सेना लाहौर तक चली गई थी, इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम्हारी गोली यहाँ तक आ जाएगी। भाई उसकी तो एक लिमिट है। ये इनकी स्थिति है, ये इनके पागलपन की स्थिति, जहाँ शादियों में AK-47 दी जाती है। ये पाकिस्तान का हाल है। इसलिए ये आज तक कुछ नहीं कर पाए सिवाय पागलपंताई करने के, अपने ही लोगों को मार रहे हैं, कुछ नहीं कर पाए। ठीक है। सईद सोहेल कहते तू क्यों डर गया। सईद सोहेल भैया देखिए, पहले तो हमारी भाषा ऐसी नहीं है ना। आपकी अम्मी ने आपको भाषा नहीं सिखाई, पता है क्यों? क्योंकि उनको हलाला से फुर्सत नहीं रही होगी। तो अब जिसके पास जो होता है वही देता है। आपको जीवन भर लोगों ने गाली दी होगी, अब तेरी हलाला वाला आया। तो हमारे साथ में ऐसा नहीं, हमको तो इज्जत मिली, हमारे पास इज्जत ही है। देखिए आदमी देता क्या है, उसके पास जो होता है। जैसे फ़र्ज़ कीजिए अगर मेरे पास, मेरी टेबल पे देखा जाए, मेरे पास पेन मिलेगा, तमाम चीज़, तो मैं यही दे सकता हूँ ना। कोई कहे मुझे कुछ दीजिए तो मैं ये दूंगा। आपके पास में गालियाँ हैं क्योंकि आपको जीवन भर वही मिली हैं, है ना। ठीक है ना। ऋत्विक गंदे जी, सर संजय राउत ने कल उद्धव ठाकरे का धमाका इंटरव्यू वीडियो जारी करने को बोला है, ज़रूर अपनी राय बताइए। अवश्य अवश्य बताऊँगा जी। तो ठीक है। और अगर हमें डर लग रहा होता तो हम इतने प्यार से बोलते, कितने प्यार से हमने बोला। पाकिस्तान में जब कोई जिहादी ज़्यादा फुदकता है तो उसकी अम्मी क्या कहती है, बेटा शांत हो जा, नहीं तो नितिन शुक्ला लाहौर पे बिल्ला कुदा देगा। और मियाँ ये जो तुम पाकिस्तान से बैठ के रोज़ यहाँ आके कमेंट करते हो ना, तुम्हारी कितनी फटती है किस्मत, वो तो हम ही जानते हैं कि तुम रात में बैठकर भी हिंदुस्तान का ये चैनल देख रहे हो। बड़ा बुरा हाल है यार तुम्हारा। विवेक जी कहते हैं हिंदू राष्ट्र 2029 के चुनाव के बाद बनेगा या उससे पहले। विवेक जी हमारे हिसाब से तो आज ही, आप पता नहीं कब बनाने की बात कर रहे हो। तो ये साबित करता है कि आप लोगों को वहाँ बैठकर पाकिस्तान में बड़ी परेशानी है। सोहेल साहब, आप, मेरी संवेदना है आपके साथ में, है ना। सो बहरहाल मैंने बताया, पहले भी बताया, फिर से रिपीट कर देता हूँ। देखो वीज़ा के लिए तो पैसे है नहीं आपके पास आने को, उड़ के आप आ नहीं पाओगे। तो आप अपने वहाँ पर पाकिस्तान में ये कहिए सरकार से कि फिर से हिंदुस्तान पाकिस्तान एक हो जाए, जो पाकिस्तान पूरा हिंदुस्तान जो पूरा एक था वो हो जाए। तो ट्रेन जो हमारी चलेगी ना, उसमें हमारे यहाँ इतने शरीफ होते हैं हमारे यहाँ कंडक्टर्स कि कभी जनरल उसमें कंपार्टमेंट नहीं जाते, जनरल बोगी में, तो उसमें सब फ्री में ही ट्रैवल करते हैं। तो आप भी फ्री में आ जाना, पैसे देखे तो आ नहीं पाओगे, है ना। तो मुफ्त में आ जाना, ठीक है। क्यों अपनी बेइज्जती कराने आते हो यार आप लोग, है ना। कुछ अच्छे कमेंट करो तो मैं भी अच्छे से रिप्लाई दूंगा ना। कुछ ऐसा लेकर आया करो जिसमें मैं फंसूँ, कुछ ऐसा कमेंट करो तो मुझे भी अच्छा लगेगा। हाँ यार चलो पाकिस्तान से ही सही, कम से कम थोड़ा मुश्किल सवाल आया है ना। और आपके के चैनल्स पर भी आता हूँ मैं, ऐसा नहीं, पाकिस्तान के चैनल्स पर भी आता हूँ। कोई वो डरने वाली बात नहीं, डर होता तो हम आपके चैनल्स पर नहीं आते, ठीक है। मुझे तो बात इस पर हंसी आ रही है, इस पर सबसे ज़्यादा हंसी आ रही है कि अमान खान भी आ गए। अरे मेरे पाकिस्तानी, आप भी कूद आए, क्या बात है। आज तो पाकिस्तानी बड़ी दम से आए, आज तो फेंसिंग पार करेंगे। अच्छा ठीक है, कर लेना, लेकिन थोड़ा बाद में, इतनी जल्दी क्या है। फिर बिल्ला कूदता है तो तुम्हारा लाहौर डूबने लगता है, दब जाता है बिल्ले कूदने से, फिर परेशान होते घूमते हो। क्यों इतना परेशान होते हो? परेशान मत हुआ करो। पाकिस्तान के लिए नहीं बनाते हम ये वीडियोस, हमारे पाकिस्तान के लिए नहीं। तो जिस दिन बनाएंगे उस दिन कहकर बनाएंगे कि आज आ जाना पाकिस्तान के लिए, तब आप आ जाना, है ना। तब आपको बुलाएंगे बहुत अच्छे से। कुछ अच्छे कमेंट करो, कुछ अच्छी बात करो, मुझे फंसाने के लिए करो, टफ सवाल पूछो तो कम से कम मैं जवाब दूँ। आप ऐसे सवाल गाली गलौज करोगे, सर कुछ नहीं होने वाला, मैं पलट के तो गाली देने वाला नहीं हूँ। मैं बिना गाली दिए आपकी इतनी मार लूँगा रेड कि आपको समझ में भी नहीं आएगा। नहीं, इसलिए मैं क्लैरिफाई कर देता हूँ कि बुद्धि कम है, आप पता नहीं कुछ और सोचने लगो। प्रॉब्लम तो आप लोगों के साथ ये है कि चाइना आता तब आप लोग झुक जाते हो, कहते हो आलमपना तोहफा कबूल करो। अमेरिका आता तो कहते हो तोहफा कबूल करो। आधी दुनिया के आगे तो आप तोहफा कबूल करो करते हो। इसलिए मेरे को कंफर्म करना पड़ता है कि रेड की बात कर रहा हूँ मैं। सुधीर द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद।
तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, परेशान मत हुआ करो, है ना। खैर, इनका तो चलता रहेगा, ये बेचारे परेशान हैं। इनकी रेड तो वो, इनकी तो अफ़गानिस्तान ही मारे दे रहा है रेड। वो अफ़गानिस्तान से हमारा भाई है जो अफ़गानी भाई हंसने वाला, तो उनकी हंस हंस के इनकी रेड मारता तरीके से। तो खैर, आप इतना परेशान ना हुआ कीजिए। आप लोगों को परेशान देख के हमारे को कोई मज़ा थोड़ी आता है। हमारे बिल्ले की और मेहनत फाल खाली पीली होती है लाहौर पे कूदने में। सर ये लोग बस टाइम वेस्ट करवाते हैं। हाँ बिल्कुल क्वांटम स्पिन जी, एग्जैक्टली। सो इनको रिप्लाई बंद, राइट। आप लोग भी इनको रिप्लाई मत कीजिए। सत्यजीत जी धन्यवाद आपका, और बाकी जो लोग छूट गए उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ। अच्छा, जो लोग डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते ना, उनके लिए मेरा विशेष धन्यवाद, बिकॉज जो आप डायरेक्टली करते हैं वो सीधा सीधा 100% आता है, इधर 40% के आसपास डिडक्शन होता है। विवेक जी कहते हैं आज भी मुगलों की औलादें सुधरी नहीं, इनका पक्का इलाज करना पड़ेगा। अरे विवेक जी, पता नहीं इनको पता ही नहीं है, आप भी गलत कर रहे हो। वो फिर वही अब्बा की अब्बा वाली बात आ जाएगी ना। अभिनीत चौधरी जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो उनको तो यही नहीं पता है। अभी वो पाकिस्तान में वो खुदाई करने पहुँचे तो वहाँ मंदिर निकल आया। पाकिस्तानी तो बेचारे यही सोच सोच के परेशान है, बोले जिधर नींव डालने के लिए कुछ खोदो उधर से मंदिर निकल आ रहा है। तब करें क्या? सर्टिफाइड है, सर्टिफाइड है। पूरा पाकिस्तान हिंदू इलाका था, दोबारा भी होगा, है ना। वो भटके हुए हैं थोड़े दिन के लिए, कोई बात नहीं। आदर्श तिवारी जी कहते हैं देवेश सिंह का बिल्ला लाहौर में कुदवा दीजिए सर, शरद पवार भी नाजायज़ औलादों से खतरनाक तो देश के बेहतर बैठे गीदड़ है। जय हिंद। आदर्श तिवारी जी। ओमकार नखरे जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए अब एक दूसरी खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। मतलब ये लोग भी बड़े कमाल के लोग होते हैं, आते हैं बेइज्जती कराते हैं, फिर चुप होके देखने लगते हैं अब क्या बोलेगा। तो हम अब आगे चलते हैं, ठीक है। सलून में किस प्रकार से क्या क्या चल रहा है ज़रा उसको देखिए। कुछ लोगों के मन में जिहाद इस कदर भरा हुआ है। एक लड़का है जिसने अपना नाम सिद्धार्थ रख रखा है और वो मुसलमान है और लव जिहाद का काम कर रहा है, जिसने एक काजल नाम की लड़की को फंसा रखा है। मैं आज इसके पास आया तो इसने अपने आप कबूला है। मैं आपको उसकी वो चीजें सुनवाता हूँ। हाँ भाई, क्या नाम है तेरा? जोर से बोल। सिद्धार्थ किसका नाम है? सर वो मेरी फेक आईडी है, मैं बहुत टाइम से फेक आईडी है तेरी? तूने हिंदू के नाम से फेक आईडी क्यों बना रखी है? हिंदू के नाम से फेक आईडी काजल कौन है? ये लड़की तेरी फ्रेंड है। तूने उसे क्यों बताया कि सिद्धार्थ के नाम से तेरी आईडी क्यों बनाई? सर मैंने उसको पहले बता दिया था। आज के बाद ये हरकतें कभी जिंदगी में नहीं हुई। अभी हम पुलिस बुलवा रहे हैं और तुझे पुलिस के हवाले करेंगे, समझ रहा तू? ये लव जिहाद का मैटर है और इसमें तू क्या क्या तमाशे कर रहा है? तुम लोग इसे फैलावा दे रहे हो लव जिहाद को। कौन सिखाता है तुम्हें ये सब? अभी कुछ कौन रहा है? नहीं, कोई तो सिखा रहा होगा तुम्हें। ऐसा नहीं होता। सीधा बता। नहीं तो साले ये क्या कहानियां हैं? ये चक्कर क्या? तू मुसलमान होके तू हिंदू लड़कियां फंसा रहा है और सिद्धार्थ नाम रख के आइडिया बना रहा है, उस पर लिख रहा है सिद्धार्थ लव्स काजल। इतना तो साहब ये स्थिति है। खैर बहरहाल कुछ लोगों के नाम छूट गए, ज़रा मैं पहले वो नाम लूँगा। रंजन बाटा जी कहते हैं नितिन जी इनको लगता है चुप रहने वाला डरता है, इसलिए मोदी जी आराम से इलाज कर रहे हैं। बिल्कुल, इट्स डिप्टो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अमित व्यास जी 40% क्यों डिडक्ट होता है, प्लीज़ क्लैरिफाई। अमित व्यास जी ये क्लैरिफाई करूँगा तो मेरा चैनल बैन हो जाएगा। इट इज़ यूट्यूब फीस, है ना, तो गूगल फीस होती है, वो अपनी लेता है, राइट। सो दैट इज देयर इज़ अ डिडक्शन इन टू दैट, यू कैन नॉट हेल्प इट। सो बहरहाल जो अभी हमने आपको वीडियो दिखाया सुदर्शन के हवाले से दिखाया, सुदर्शन न्यूज़ के हवाले से दिखाया। यूपी के मुरादाबाद में हिंदू संगठन ने खोज निकाला, फर्जी सिद्धार्थ नाम से हिंदू लड़कियों को जाल में फंसा रहे थे एक लव जिहादी को सैलून को बना दिया गया है इन ऐसी ही गतिविधियों का अड्डा। तो ये काम चल रहा है और इनके दिमाग में बाकायदा इस तरह की चीज़ों को भरा जाता है, बाकायदा पैसे दिए जाते हैं। ये चीज़ें लगभग सबके सामने आ चुकी हैं, ठीक है। अब जो लोग बंदूक देते हैं, जो लोग दुनिया भर की बातें करते हैं, बंदूक भी देंगे, लव जिहाद भी कराना है, सब कुछ कराना है, लेकिन उनकी असलियत क्या है? उनकी असलियत देखिए, ये रही इनकी असलियत। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर है, सऊदी एक्टिविस्ट हु फॉट फॉर वुमेन्स, आपको साफ दिख रहा है कि नहीं? मैं इसको थोड़ा, यस,
राइट टू ड्राइव इज सेंट टू टेररिज्म कोर्ट। यानी सऊदी में जिस औरत ने ये राइट का डिफेंड किया था, वहाँ बैन कर दिया गया था कि औरत, अकेली औरत कार नहीं चला सकती, तो इसने कार चलाई, कार चलाकर दिखाया। अब इसको टेररिज्म कोर्ट में इसको भेज दिया गया। इसका केस जो है टेररिज्म कोर्ट, टेररिस्ट जहाँ होते हैं वहाँ, जहाँ उनका केस चलता है वहाँ इसका केस चलेगा। ठीक है, अब क्यों चलेगा, जरा इसके ऊपर चार्जेस देखिए। इसके ऊपर चार्जेस हैं, द केस वॉज ट्रांसफर्ड टू अ स्पेशल कोर्ट फॉर टेररिज्म एंड नेशनल सिक्योरिटी क्राइम्स, हर फैमिली सेड। इसके ऊपर आरोप लगा है कि इसने वहाँ पर जो है टेररिज्म एक्टिविटी करी है, और इसने जो एक्टिविटी करी है वो वहाँ के जो सरकार है उसको, उसके खिलाफ में करिए, उसको गिराने के लिए करिए। ये पूरी न्यूज़ है, और इसलिए इसके खिलाफ में टेररिज्म कोर्ट में इसके खिलाफ में ये केस अब चल रहा है, इसके खिलाफ केस चलेगा। ठीक है, तो ये जो आरोप जो इसके ऊपर लगा, बड़ा अपने आप में बड़ा ही गंभीर आरोप लगा है। ठीक है, और ये आरोप इसलिए गंभीर लगा है क्योंकि इसने सिर्फ कार चलाने की हिम्मत करी थी। अब ये कौन है, ठीक है, ज़रा इसको समझने का प्रयास कीजिए। तो ये लेफ्ट विंगर थी, और ज़रा मैं यहाँ आपको दिखा दूँ, इसी न्यूज़ में दिखा दूँ। मिस अल हथलोल 31 हैज़ बीन डिटेन्ड since spring 2018 and charged with crimes that include seeking to change the kingdom's political system। इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये किंगडम का पॉलिटिकल सिस्टम बदलने का कोशिश कर रही थी, कैंपेनिंग फॉर वुमेन्स राइट, यानी वुमेन्स राइट के लिए कैंपेन कर रही थी, एंड कम्युनिकेटिंग विद फॉरेन जर्नलिस्ट, बाहर के जर्नलिस्ट से कम्युनिकेट करती थी, डिप्लोमेट्स एंड ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, और ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के साथ इनका कोलैबोरेशन था। यानी क्या कर रही थी ये, कुल मिलाकर ये कर रही थी कि इनका सिर्फ एक वो था, और क्या था इनका, एक छोटी सी वो थी कि भाई ये येन केन प्रकार हैं, इनको सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी, और वो ये चीज़ चाहिए थी कि ये ड्राइव कर पाए। ड्राइव करने के आरोप में इनके ऊपर जो आरोप लगे, बहुत बड़े आरोप लग गए। बहुत बड़े आरोपों में सबसे बड़ी बात ये कि ये माना गया कि इन्होंने जो वहाँ की सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम है, उसको हिलाने का प्रयास किया, तख्ता पलट का प्रयास किया। इन्होंने जो है तमाम सारी ये चीज़ें शुरू करी कि जिसमें कि वुमेंस राइट एक्टिविस्ट, अब लेकिन वुमेन राइट एक्टिविस्ट वाले जो है उन सब के मुंह पर ताला लग गया है। अब कोई भी जो है वो कुछ नहीं बोल रहा, अब सारे के सारे चुप हो गए। अब कोई नहीं बोल रहा कि इसके साथ गलत हो रहा है। ये लेफ्ट विंगर थी, और इनको ज़बरदस्ती फुला कर जो कहते हैं ना, हमारे हिंदुस्तान में भी होता है, कुछ नहीं होगा कुछ नहीं होगा, करो करो करो, इस प्रकार से इनका किया। और फिलहाल अब ये टेररिज्म की कोर्ट में, और 99% इनको फांसी की सज़ा होगी, इनको मृत्युदंड मिलेगा। ठीक है, ये लगभग फाइनल है। लेकिन अब कोई राइट विंगर नहीं बोल रहा यहाँ पर, कोई लेफ्ट विंगर नहीं बोल रहा, लेकिन यहाँ पर लेफ्ट विंगर्स ने कमाल का आतंक मचा रखा है। दंगे भी करते हैं तो भी उनको कुछ नहीं होता, प्रधानमंत्री की सुपारी लेते हैं तो भी उनको कुछ नहीं होता, इतना ज़्यादा फ़र्क है। सो देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन राइट विंगर्स। ज़रा अमेरिका लेकर चलता हूँ। अमेरिका में क्या हाल है कि एक ट्विटर जैसी कंपनी, एक प्राइवेट वेबसाइट ने क्या हाल कर दिया कि पूरे के पूरे इलेक्शन में इसने धांधली कर दी। ना सिर्फ धांधली कर दी, बल्कि एक जो लॉसूट चल रहा है, सिडनी पॉवेल का लॉसूट चल रहा है, जिसमें कि उसने ये किया है कि सिडनी पॉवेल का जो चुनाव हुआ वो गलत हुआ है, और ये पूरा का पूरा जो लॉसूट है ये फ्रॉड के ऊपर चल रहा है, और लोग इसमें सबूतों को ट्वीट कर रहे हैं। उन सबूतों को जैक डॉर्सी बाकायदा डिलीट कर रहे हैं, उनके ट्वीट्स, उनके अकाउंट को बैन कर रहे हैं, ताकि लोगों तक सच ना पहुंच पाए। अब सोचिए कितना खतरनाक हो सकता है ये, कितना खतरनाक एक वेबसाइट हो सकती है, एक छोटी सी वेबसाइट हो सकती है कि सिर्फ एक वेबसाइट पूरे देश को चलाने का प्रयास कर रही है। कमाल की बात है। चलिए साहब, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक मज़ेदार खबर अमेरिका से है, तो अमेरिका की एक और खबर लेते हैं। माइक टाइसन स्मोक्स अबाउट $40,000 ऑफ वीड एवरी मंथ एट हिज रैंच। $40,000 की गांजा हर महीने फूंक देता है माइक टाइसन। माइक टाइसन कौन है? नंबर 1 मुक्केबाज,
नंबर 1, विश्व का नंबर 1 मुक्केबाज रहा माइक टाइसन। बहुत ज़बरदस्त नाम रहा। हमारे ज़माने में माइक टाइसन अविजय माना जाता था, और माइक टाइसन फ़िलहाल 40,000 रुपये का गांजा रोज़ फूंक देते हैं। कमाल है, कितने अच्छे काम हो सकते हैं इन चीज़ों से, लेकिन लोगों को गांजा फूंकना है। आज की बड़ी खबर में से एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर है, काफ़ी बड़ी खबर है, लेकिन उससे पहले आपको ज़रा एक बार अवगत करा दूं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, यदि लाइव पसंद आते हैं, तो आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट करने के लिए नंबर है 8770720196। इस पर भीम, UPI, गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम सब अवेलेबल है। इसके अलावा यदि आप हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करना चाहते हैं तो पेट्रियन पर भी सपोर्ट कर सकते हैं, patreon.com/नितिन शुक्ला। यदि आप देश के बाहर हैं, विदेश में हैं, तो आप हमें पेपाल पर सपोर्ट कर सकते हैं, paypal.com/नितिन शुक्ला GWL। और ये बैंक की डिटेल्स है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हरिंदर सिंह जी, धन्यवाद आपका। और इसको आराम से बाद में देख सकते हैं। चलिए, अब मैं एक बड़ी खबर की तरफ बढ़ता हूँ, वो खबर जो आपके नज़र से शायद चूक गई हो। रवि चौहान जी, दिस विल गेट यू ब्लॉक्ड राइट अवे, है ना, कभी ऐसा मत कीजिए ना, ठीक है। सो लेट्स कम टू द बिग न्यूज़। और आज की एक बड़ी खबर जो है, वो बड़ी खबर ये है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट अरेस्ट कॉक्स एंड किंग्स प्रमोटर पीटर केरकर इन अ मनी लॉन्ड्रिंग केस। मनी लॉन्ड्रिंग केस में कॉक्स एंड किंग का जो डायरेक्टर है, जो प्रमोटर है, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये खबर है 10:07 की, आज की रात के 10:07 की, ठीक अभी थोड़ी देर पहले ये खबर आई। कॉक्स एंड किंग्स यानी कि वो ट्रैवल एजेंसी जो पिनेकल है, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं, टॉप पर है। अक्सर जब कहीं घूमने जाने की बात होती थी, कहीं विदेश जाने की बात होती थी, तो एक ही चीज़ निकलती थी, भाई एजेंट कौन है। तो आपने देखा होगा अखबारों में पूरे फुल पेज के ऐड आते हैं। रश्मि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। फुल पेज के ऐड अगर किसी का आते हैं तो कॉक्स एंड किंग्स के, विदेश जाइए, क्रूज़ पे जाइए, इस पे जाइए, उस पर जाइए। विद्याधर जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो तमाम सारे लोग जो है कॉक्स एंड किंग पर बहुत ज़्यादा प्रीमियम एक तो लेते हैं कॉक्स एंड किंग्स, और अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है कॉक्स एंड किंग्स का। मैंने कॉक्स एंड, हमारे यहाँ भी लोग जब कभी जाते तो पूछते, यार ये कौन सी एजेंसी जो ले जा रही है, कॉक्स एंड किंग्स, अच्छा तो फिर ठीक है, मतलब इतना भरोसा है कॉक्स एंड किंग्स का तो ठीक होगा। उसके डायरेक्टर को आज अरेस्ट कर लिया गया एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी द्वारा। क्यों डायरेक्टर, क्यों पकड़ लिया, क्या आखिर ऐसा कौन सा मनी लॉन्ड्रिंग किया, तो ज़रा देखिए। यस बैंक मनी लॉन्ड्रिंग केस, ईडी अरेस्ट कॉक्स एंड किंग्स प्रमोटर केरकर, ठीक है। 26 नवंबर 2020 की न्यूज़ है, 21:43 पर आई हुई, 9:45 बजे आई हुई, ठीक है। तो किसमें पकड़े गए ये पकड़े गए हैं यस बैंक के घोटाले में। अब यस बैंक के घोटाले, देखिए लगातार काम चल रहा है। अगर आपको लग रहा है कि ये अभी ऐसा हो गया तो ऐसा, ये काम लगातार चल रहा है। और ये क्या है, ज़रा आप इसको देखिए। ये जो टूर्स ऑपरेटर है, ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर कंपनी है, वन ऑफ द टॉप बोरोवर्स ऑफ प्राइवेट लेंडर, ओन्स 5,500 करोड़ टू अ क्लच ऑफ बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। 5,500 करोड़ रुपए लेकर बैठे हैं ये बैंकों का, ठीक है। इसलिए इन पर आज इनको अरेस्ट किया गया, ठीक है। ज़रा आप अंदाज़ा लगाइए क्या स्थिति है और किस प्रकार से 5,500 करोड़ का घोटाला बड़े आराम से करके बैठे हूँ। अब आपको लग रहा है कि ये अचानक से हो गया, नहीं, अचानक से नहीं हुआ। ये कोई इनके डायरेक्टर को अचानक नहीं किया गया। इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज़ दिखा रहा हूँ आपको। टाइम्स ऑफ इंडिया, ईडी अरेस्ट CFO एंड इंटरनल ऑडिटर ऑफ कॉक्स एंड किंग्स। ये कब हुआ, टाइम्स न्यूज़ नेटवर्क के हवाले से 7 अक्टूबर 2020 को, ठीक है। लेकिन ये न्यूज़ आपके नज़र में नहीं आई होगी। इनके चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर और इंटरनल ऑडिटर यानी फाइनेंस जो देखता वो और इंटरनल ऑडिटर दोनों को इससे पहले अरेस्ट किया जा चुका 7 अक्टूबर को। यानी सरकार जो है, मोदी सरकार जो है, चुपचाप काम कर रही है।
खबर किसी को नहीं लग रही। अरिज़ोना कहते हैं जय श्री राम, धन्यवाद भैया। लगातार काम चल रहा है, सरकार धीरे धीरे काम कर रही है, आपको पता नहीं चलता, ये आपका दोष है, क्योंकि सरकार आपके दरवाजे तो आएगी नहीं बताने कि हमने ये काम किया, तो इस पर नज़र आपको रखनी पड़ेगी, राइट। लेकिन हमारे पास में बहुत सारी और चीज़ें होती है। चलिए, नारायण शंकर रमन जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहते हैं इंडियन कंसुलेट इन यूएसए स्टॉप्ड यूजिंग कॉक्स एंड किंग्स फॉर इंडियन पासपोर्ट वीज़ा ओसीआई रिन्यूअल्स। अरे वाह, बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छी खबर। नारायण शंकर रमन जी बता रहे हैं कि भारतीय कंसुलेट जो अमेरिका में है उसने अब कॉक्स एंड किंग्स का इस्तेमाल बंद कर दिया है पासपोर्ट वीज़ा या ओसीआई रिन्यूअल्स के लिए, उसे हटा दिया गया है। एरिज़ोना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज की एक बड़ी खबर, उस बड़ी खबर को ज़रा आप पढ़िए। योगी आदित्यनाथ जी के पास से खबर आ रही है सीएम ऑफिस से, प्रदेश में शादी समारोह में बैंड बजाने डीजे बजाने पर कोई रोक नहीं है। यदि कोई पुलिस अथवा प्रशासनिक अधिकारी बैंड बजाने या डीजे बजाने से रोकेगा तो ऐसे कर्मियों की जवाबदेही तय करते हुए कार्रवाई की जाएगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी। यानी क्या है, यानी आप आराम से शादी कीजिए, बैंड बजाइए, बैंड बाजा बारात खूब निकालिए, कोई मनाही नहीं है। यदि कोई इसमें हस्तक्षेप करेगा, कोई पुलिस वाला है, कोई अधिकारी, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यानी आपकी खुशियों पर कोई ग्रहण उत्तर प्रदेश में नहीं लगने दिया जाएगा, ये बात तो क्लियर है। 5200 लोग देख रहे हैं, सिर्फ 3300 लाइक है। लाइक कर दीजिए तो मैं आगे दूसरी खबर पर बढ़ूँ, नहीं तो मेरे को भी यहीं रुकना पड़ेगा, है ना। तो लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो आगे भविष्य में आए वो उन तक आराम से पहुंच सके, राइट। चलिए अगली खबर तक बढ़ते, मैं बढ़ता जाता हूं, आप लोग लाइक करते जाइएगा, राइट। जो लोग भूल जाते हैं उनको याद दिलाना पड़ता है। अब ये तस्वीर देखिए आज की, ये तस्वीर योगी आदित्यनाथ की, और ज़रा तस्वीर देखिए, ये बड़ी ख़तरनाक तस्वीर है भाई। ये ज़मीन पर बैठकर, ये जो एक जरा सी टेबल थोड़ी सी लगाकर, और ये स्टील की थाली में खाना खाया जा रहा है, स्टील का ग्लास है, चांदी की थाली नहीं है। ये थाली पर ज़रा ध्यान डालिए तो ये रेलवे में जो आपको खाना आता है ना, पहले खाना आता था इसी तरह की थाली में आता था ना, सरकारी खाना ऐसे ही मिलता था ना रेलवे का, ये उसी तरह का खाने की थाली है, जो उस समय शायद 20-25 रुपये की थाली हुआ करती थी। जिस दिन भारत में फ्लैग भगवा होगा तो उसी दिन 50 किलो मिठाई बांटूंगा, विवेक जी। अच्छा जी, भारत के फ्लैग में भगवा सर अभी भी ये पहला रंग ही भगवा है, विवेक जी, तो मिठाई थोड़ी सी भिजवा दीजिएगा, है ना। तो ये देखिए किस प्रकार से ज़मीन पर बैठकर, ये 7200 रुपये की थाली नहीं है, ठीक है ना। जब कांग्रेस की सरकार थी, तब जब पार्टी हुआ करती थी, तब 7200 रुपये की थाली, एक थाली 7200 रुपये की हुआ करती थी। लेकिन यहाँ पर ये कहाँ खाना खा रहे हैं, ज़रा हम ये भी आपको बताना चाहेंगे। आज द्वादशी के पावन दिन श्री गोरखनाथ मंदिर गोरखपुर के परिसर में स्थित आंवला वृक्ष के नीचे प्रसाद ग्रहण करने का सौभाग्य प्राप्त कर मन असीम शांति की अनुभूति कर रहा है। महायोगी श्री गोरखनाथ जी की कृपा से हम सभी अभिसिंचित हों, सभी प्राणियों में सौहार्द हो। यहाँ हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई, इंसानों की बात नहीं, सभी प्राणियों में सौहार्द हो की बात हुई। ये है योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। तो साहब देश के अंदर ये सब चल रहा है, बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है, बहुत कुछ बुरा भी हो रहा है। एक तरफ वो हैं जो 7200 की थाली खाते हैं, हमारे आपके टैक्स पेयर की पैसे की खाते हैं और कहते हैं कि भगवा आतंकवाद हो रहा है, आप और मैं आतंकवादी हैं। दूसरी तरफ वो हैं जो आपके टैक्स पेयर के पैसे पर 1 रुपया भी नहीं खाते, मंदिर में जाके प्रसाद ग्रहण करते हैं, ज़मीन पर बैठकर करते हैं, और उसके बाद लिखते हैं कि सभी प्राणियों में सौहार्द हो, सभी का कल्याण हो। फर्क सिर्फ सोच का है, इसके अलावा कुछ नहीं। एक तरफ वो लोग हैं शाम को दारू के पैक लगाते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो मठा पीते हैं, जो लोग गाय को अपनी माँ मानते हैं, जो लोग दूध पीने वाले लोग हैं, वो लोग हैं। चुनाव बहुत स्पष्ट है, आपको क्या करना है। बदलाव बहुत स्पष्ट दिख रहा है, आंखों के सामने है। लव जिहाद के ऊपर कानून बन गया है, तमाम सारी चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोगों को बुरा लगा, हमने कहा बुरा क्यों लगा, आपको तो खुश होना चाहिए, आपको बदनाम किया जा रहा था। लव जिहाद लव जिहाद लव जिहाद, आप तो खुश हो, आप तो दोनों हाथों से स्वागत करो। अगर आपके मन में पाप नहीं है, अगर आपको लव जिहाद नहीं करना, लव में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, लव के खिलाफ तो बना ही नहीं है कानून। ये कानून तो फोर्जरी के खिलाफ बना है,
लव जिहाद का जो कानून है फोर्जरी के खिलाफ बना है, 420 के खिलाफ बना है, झूठ बोलकर गलत नाम, जैसा अभी यार वो वीडियो दिखाया, उनके खिलाफ बना हुआ। तो इसमें तो किसी को परेशानी होनी नहीं चाहिए। जिनको परेशानी हो रही है कहीं ना कहीं उनके मन में पाप है, वो ऐसा करना चाहते हैं, तो उनके लिए सही कानून बना है। ऐसे लोगों को जेल में सड़ना चाहिए, 10 साल भी फिर कम है, फिर तो 14 साल से कम होनी नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब धोखा ख़त्म जी, धोखा ख़त्म हो गया, और जो करेगा वो 10 साल की सज़ा पाएगा। ऋषि बेलवाल जी धन्यवाद। अनिल मलिक जी मैं एकदम बढ़िया हूँ। सो दिस इज़ हाउ थिंग्स आर मूविंग। और किन्हीं सज्जन ने कहा था राजीव दीक्षित जी के लिए लाइव करने के लिए, तो मेरा उनसे निवेदन है, कृपया कल सुबह 8 से 10 के बीच में एक बार मुझे कॉल कर लें, एक बार ज़रा संपर्क कर लें, तो ज़रा कुछ हम उस बारे में आगे चर्चा कर सकें ना। प्रमोद वानखेड़े जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कंट्रीब्यूशन के लिए, और तमाम सारे मित्रों का जो डायरेक्टली अकाउंट में गूगल पे इधर उधर तमाम सारी जगह जो कंट्रीब्यूट करते हैं, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत जल्दी जैसे ही कोरोना ख़त्म होगा वैक्सीन आ रही है। और एक और बहुत बड़ी खबर छूट गई, मैं आपको बताना ही भूल गया, 28 तारीख को मोदी जी, ज़रा रुक जाइए भागिएगा मत नहीं तो खबर छूट जाएगी। 28 तारीख को मोदी जी पुणे जा रहे हैं सीरम इंस्टीट्यूट में, और वहाँ जाके जायज़ा लेंगे कि कितनी जो कोरोना की वैक्सीन है वो बन चुकी है, किस किस प्रकार से उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, भारत में किस किस प्रकार से लोगों को मिलेगी। तो बहुत जल्दी कोरोना की वैक्सीन आने वाली है, और जल्दी आने के बाद में हम सब भी पहले की तरह मिल सकेंगे। और जी बिल्कुल, पुणे महाराष्ट्र, अनुज महेश्वरी जी आपके लिए बड़े गर्व की बात है। तो हम सब भी फिर दोबारा मिल सकेंगे, हमारे तमाम सारे जो लोग हैं जो लगातार सपोर्ट करते हैं उन सब से भी हम मिल सकेंगे। ज़रूर एक प्रोग्राम रखेंगे अलग अलग जगहों पर, बहुत सारी जगह रखेंगे, ताकि आप सब हमसे मिल सकें और आप सब से मैं मिल सकूं। इसका पूरा प्रयास हमारा रहेगा। बस ज़रा इस कोविड नामक राक्षस से ज़रा छुटकारा मिले, क्योंकि इसने बहुत परेशान कर लिया। और इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़रा सी भी ढील दे दें, अब तो बस आ ही गई है वैक्सीन, तो अब और ज़्यादा संयम के साथ और ज़्यादा ताकत के साथ घर में बैठना है। कि जब तक वैक्सीन नहीं आ रही शांति से ये समय और निकाल लेना। कितना समय निकाल लिया? मार्च से चल रहा था, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 9 महीने निकाल लिया आपने। बस 1-1.5 महीने की बात और है, 1-1.5 महीना और निकाल लीजिए, इसके बाद बल्ले बल्ले, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है ना। फिर हम सब आराम से, कोरोना से आज़ादी मिल जाएगी और सब आराम से अपनी ज़िंदगी जिएंगे। और आप सबसे मेरा फिर वही निवेदन, भीड़ भाड़ वाले इलाके में बिल्कुल मत जाइए, 2 गज़ की दूरी बिल्कुल मेंटेन कीजिए, हाथों को बार बार सैनिटाइज़ करते रहिए, धोते रहिए, और मुंह पर मास्क आवश्यक रूप से लगाइए, और हो सके तो चश्मा भी लगाइए आँखों पर, है ना, वो भी बहुत ज़रूरी है। और बालों को कवर रखिए अपने। ये 3-4 चीज़ें अपन करके चलें और सुरक्षित रहें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके परिवार वालों के लिए बहुत बहुत कीमती है, देश के लिए भी बहुत कीमती है और मेरे लिए भी बहुत कीमती है। इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, एक बात कहना भूल गया, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जाने से पहले, और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिएगा, इस चैनल को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो उसको सब्सक्राइब कर सकें। कई बार ऐसा होता है कुछ वीडियो हमको अच्छे लगते हैं और या हमको नहीं अच्छे लगते, हम उसको छोड़ देते हैं, शेयर नहीं करते बाकी लोगों के साथ। हो सकता है वो वीडियो किसी दूसरे के काम का, तो जिन लोगों को आप वीडियो शेयर करते हैं उनको चैनल को डायरेक्टली सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, है ना। सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएं, बगल वाली घंटी दबा दें, और साथ में जो चैनल के डिस्क्रिप्शन, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो एक चैनल मिलेगा, टेलीग्राम चैनल, उसको ध्यान से सब्सक्राइब कर लें और गूगल फॉर्म बहुत ध्यान से भर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।